किसान साथियों, धान की फसल में हम यूरिया खाद का इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन वो काम नहीं करती है। ऐसे क्या कारण हैं जिससे हमारी यूरिया काम नहीं करती है? आज हम इसी विषय पे बात करेंगे। आज हम 10 ऐसे कारण बताएंगे जिसकी वजह से यूरिया आप धान में डालते भी हैं, लेकिन उसका असर भी नहीं होता है। तो 10 कौन से कारण हैं, एकदम कंप्लीट जानकारी आज की वीडियो में हम आपको देने वाले हैं। आज हम ये भी बताएंगे कब आपको यूरिया डालना है, कब नहीं डालना है, सही समय क्या है। यूरिया ना डालें तो इसकी जगह पे क्या हम कोई दूसरी चीज़ डाल सकते हैं। ये तमाम विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम 10 वजह के बारे में जानेंगे जिससे यूरिया काम नहीं करती है। उसके बाद हम जानेंगे कि हाँ, हमें कब देना चाहिए और सही तरीका, सही समय क्या है अगर आप धान की फसल में यूरिया खाद का इस्तेमाल करते हैं तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जानते हैं पहले कारण के बारे में। किसान साथियों, पहला कारण है ख़राब टाइमिंग। ख़राब टाइमिंग का मतलब सही समय पे यूरिया खाद का प्रयोग ना करना। अगर आप यूरिया खाद सही से नहीं डालते हैं तो भी काम नहीं करती है। अक्सर हमने देखा है बहुत सारे किसान साथी यूरिया दोपहर में डाल देते हैं। बहुत तेज़ जब धूप होती है या बहुत तेज़ हवा चल रही होती है, मौसम बहुत ख़राब होता है, उस समय डाल देते हैं। तो अगर आप बहुत तेज़ हवा या बहुत तेज़ धूप अगर आपके खेत में है, उस समय आप यूरिया डाल देते हैं तो भी ये अच्छे से काम नहीं करती है। ज़्यादा मात्रा वाष्पीकरण होकर ख़राब हो जाती है, आपके पौधे को उसका बहुत कम लाभ मिल पाता है। तो पहली और सबसे बड़ी वजह यही होती है कि असमय यूरिया डालना। सबसे अच्छा समय है सुबह के टाइम या शाम के टाइम आप डालें, ताकि इसका पौधे ज़्यादा मात्रा में उपयोग कर पाएँ। दूसरा कारण होता है नमी की कमी। कई बार आपने देखा होगा ऐसे हम सूखे खेत में ही यूरिया खाद का इस्तेमाल कर देते हैं। यह गलती भी आपको नहीं करनी है। आपको आपके खेत में नमी बना के रखना है, तभी आपको अपने खेत में यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। इस बात का ध्यान देना है। नमी ना हो तो आप हल्की सिंचाई भी कर सकते हैं, या यूरिया डालने के तुरंत बाद भी आप हल्की सिंचाई कर सकते हैं, ताकि आपकी मिट्टी में उचित नमी रहे। नमी ना होने पे यूरिया के अलावा कोई भी खादें सही से काम नहीं करती हैं। नमी की कमी से अक्सर हमें हमारी फसलों में नुकसान उठाना पड़ता है, तो इस बात का ध्यान देना है। नमी आपको बना के रखना चाहिए। तीसरा कारण होता है जो कि धान में ज़्यादातर हम अपनाते हैं, पानी भरा रहना। अगर आपके धान की फसल में पानी भरा हुआ है, यूरिया डालेंगे काम नहीं करेगा। भरे हुए पानी में कभी भी यूरिया खाद का इस्तेमाल आपको नहीं करना चाहिए, अन्यथा पौधे उसका बहुत ही कम मात्रा में उपयोग कर पाते हैं। यहाँ पे मैं एक बात आपको बताते चलूँ, जो भी आप ये दानेदार यूरिया मिट्टी में डालते हैं, मुश्किल से अधिकतम 40 से 45% ही उसका लाभ मिलता है। ये लाभ आपको तब मिलेगा जब आप सही तरीके से यूरिया खाद का इस्तेमाल करेंगे। कुछ गलती करेंगे तो हो सकता है 10% काम करे, हो सकता है 5% काम करे, हो सकता है 20% काम करे, यानी 40-45% तो अधिकतम है जब आप एकदम सही वैज्ञानिक तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे। अन्यथा इसकी उपयोगिता बहुत कम हो जाती है। तो अगर आपके खेत में पानी भरा हुआ है, पानी हटाने के बाद आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना चाहिए। भरे हुए पानी में किसी भी फसल में यूरिया नहीं डालना चाहिए। चौथा कारण होता है जिंक या सल्फ़र की कमी। कई बार माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की कमी की वजह से भी हमारी फसल में खादें काम नहीं कर पाती है। अगर मिट्टी में जिंक या सल्फ़र की कमी है तो भी आपके पौधे अच्छे से यूरिया का इस्तेमाल यानी नाइट्रोजन का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की ही पूर्ति होती है, और इसका इस्तेमाल कम होने से आप पैसा भी लगाएंगे और उसका उपयोग भी नहीं हो पाएगा। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स अगर आपके मिट्टी में अच्छी मात्रा में उपलब्ध नहीं है तो भी ये समस्याएं आ जाती है। इसलिए आपने देखा होगा यूरिया के साथ हम जिंक या सल्फ़र को मिला के इस्तेमाल करते हैं। मैं आगे इसी वीडियो में आपको बताऊँगा कैसे आप यूरिया की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। पांचवा कारण होता है असंतुलित पीएच का होना। पीएच अगर बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है तो भी यूरिया के साथ कोई दूसरी खाद भी अच्छे से काम नहीं करती हैं। अगर आपकी मिट्टी का पीएच बहुत ज़्यादा है तो भी काम नहीं करेगा अच्छे से, अगर पीएच कम है तो भी काम नहीं करेगा अच्छे से। अच्छा पीएच अगर हम जानें तो मान के चलिए कि यहाँ 6 से 7 के बीच का अगर आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू है तो वो धान की फसल के लिए काफ़ी अच्छा माना जाता है। इससे ज़्यादा होता है तो जितना ज़्यादा रहेगा उतनी आपके पौधे में खादों की उपलब्धता कम हो जाएगी, जितना कम रहेगा तभी उपलब्धता कम हो जाती है, नुकसान होता है। तो 6 से 7 का बीच का पीएच अच्छा माना जाता है। आपकी मिट्टी का पीएच वैल्यू कितना है अगर आपको पता है तो आप हमें ये कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। पीएच वैल्यू चेक करने के बहुत ही आसान तरीके होते हैं। पीएच मीटर आता है, आप उससे चेक कर सकते हैं, या पीएच चेक करने वाले पेपर आते हैं, आप उससे चेक कर सकते हैं।
या फिर आप मिट्टी की जांच करवा के भी पीएच वैल्यू का पता लगा सकते हैं। पीएच अगर ज़्यादा है तो कम कैसे करें या कम है तो ज़्यादा कैसे करें, अगर आप चाहते हैं कि हम इस विषय पे वीडियो बनाएं तो किसान भाई आप कमेंट करिए, हम इसके ऊपर भी बहुत जल्द आपके लिए वीडियो इसी चैनल पे SRJ खेती चैनल पे ही लेके आएंगे। तो चैनल पे आप बने रहिए, जिस भी विषय पे आपको वीडियो देखना हो आप कमेंट करते रहिए ताकि हमें एक विषय मिल सके, हम अगली वीडियो उस विषय पे बना सकें। किसान साथियों, छठवां कारण है बारिश के तुरंत बाद यूरिया खाद का इस्तेमाल करना। अक्सर आपने यह चीज़ देखा होगा, जैसे ही बरसात होती है खादों की बिक्री बढ़ जाती है। पानी बरसा किसान भाई लाके यूरिया डाल देते हैं। आप डाल सकते हैं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि ना डालिए, लेकिन अगर बरसात होती है तो आप देखते होंगे बरसात के कुछ समय के बाद खेत से पानी बहने लगता है। तो अगर आप बहते हुए पानी में यूरिया डालेंगे तो यूरिया एक ऐसी खाद है जो बहुत जल्दी पानी के साथ घुल जाती है और उतना ही जल्दी वो बह भी जाएगा। तो इसलिए कभी भी बहते हुए पानी में यूरिया खाद का इस्तेमाल नहीं करना होता है, अन्यथा उसकी उपलब्धता बहुत ही कम हो जाती है। पानी के साथ बह जाएगा तो क्या उपलब्धता होगी, तो इस बात का भी ध्यान देना है। सातवां कारण होता है लीचिंग का। किसान साथियों, ये एक ऐसा कारण है जिसके ऊपर आपको ध्यान देना चाहिए। इसका मतलब होता है कि जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो पानी के साथ जो खाद होती है वो नीचे चली जाती है, यानी जो यूरिया होती है, जैसे कि मैंने पहले बताया, यूरिया एक ऐसी खाद है जो पानी के साथ बहुत जल्दी घुलती है और बहुत जल्दी बह भी जाएगी, बहेगी नहीं तो नीचे चली जाएगी। तो अगर आप इसका इस्तेमाल ऐसी कंडीशन में करते हैं, अगर आपकी हल्की मिट्टी वाला खेत है तो वहाँ पे ये समस्या ज़्यादा होती है। हल्की मिट्टी मतलब अगर रेतीली मिट्टी, ऐसी मिट्टी जहाँ पे पानी बहुत जल्दी सोख लेता है, थोड़ा बलुई टाइप की मिट्टी होती है, वहाँ पे अगर आप यूरिया सिंचाई करने से पहले डाल देते हैं तो सिंचाई वाले पानी के साथ यूरिया यानी जो नाइट्रोजन है काफ़ी नीचे चला जाता है, जहाँ तक पौधे की पहुँच नहीं हो पाती है। इसीलिए ऐसे खेत में खासकर जो हल्की मिट्टी वाले खेत होते हैं वहाँ पे यूरिया हमेशा सिंचाई करने के बाद इस्तेमाल करना, सिंचाई से पहले नहीं डालना है। अगर भारी मिट्टी वाला खेत है तब आप डाल सकते हैं, लेकिन हल्की मिट्टी में ये समस्या होती है, तो इस बात का आपको किसान साथियों ध्यान देना चाहिए। आठवां कारण होता है ज़्यादा खरपतवार। अब ज़्यादा खरपतवार होगी तो यूरिया ही नहीं, कोई भी आप खाद डालिए, क्या होता है कि खरपतवार हमारे धान के पौधे की अपेक्षा उनकी जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है, उनकी जो क्षमताएं होती हैं, जड़ विकास होता है, ये हमारे रोपाई की गए धान की अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा कहीं पे भी खरपतवार अगर जम जाते हैं तो बिना कोई खाद, बिना कोई पानी डाले आप देखते होंगे उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। जब आपके धान की फसल में जब आप खादों का इस्तेमाल करेंगे, अगर खरपतवार ज़्यादा होते हैं तो सारी जो आप खाद डालते हैं, जो भोजन पौधे को देना चाहते हैं, वो भोजन आपके पौधे को ना मिलके खरपतवार को ज़्यादा मात्रा में मिल जाता है, जिससे उनकी ग्रोथ तो बढ़ती है लेकिन आपके पौधे को वो मिल ही नहीं पाता है, क्योंकि खरपतवार की जड़ें काफ़ी ज़्यादा फैली हुई होती हैं, उनका विकास काफ़ी तेज़ी से होता है। जितनी भी ये जंगली टाइप की चीज़ें होती हैं, इनकी जो विकास दर होती है ये सामान्य जो हमारी हाइब्रिड किस्में होती हैं इनकी अपेक्षा काफ़ी ज़्यादा होती है। तो जब आप खादें डालते हैं तो हमारे पौधे को ज़्यादा नहीं मिलता है, इनको ज़्यादा मिलता है, जिससे उसकी उपयोगिता एक हिसाब से कम ही हो जाती है। तो खरपतवार का नियंत्रण आपको किसान साथियों करते रहना चाहिए। खरपतवार जब जम आते हैं, जब 2 से 3 पत्ती के हो जाते हैं, तो जो बिस्पाइरिवेट सोडियम आता है फार्मूला 10% SC में, इसकी 80 से 120 ml मात्रा पर एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना होता है। जब भी इसका स्प्रे करें तो खेत में बहुत ज़्यादा पानी भरा ना रहे, इस बात का ध्यान दें, तो ये दवा अच्छे से काम करेगी। और अगर बहुत ज़्यादा खरपतवार हो जाते हैं तो आप हाथ की मदद से भी निराई गुड़ाई करवा सकते हैं। मान लीजिए खरपतवार बड़े हो गए तो दवा के माध्यम से उसका नियंत्रण आप कर ही नहीं पाएंगे, तब एक ही तरीका बचता है, हाथ की मदद से आप उसका निराई गुड़ाई करवा के उसका नियंत्रण करवा पाएँ। तो ये भी तरीका अगर आपको आसान लगे तो आप अपना सकते हैं। 9वां कारण होता है अच्छी गुणवत्ता वाली खाद न डालना। कई बार तो हमें खाद ही लोकल मिल जाती है, अब अगर खाद ही अच्छी नहीं रहेगी तो हमें कहाँ से फ़ायदा करेगी। तो इसलिए जब भी आप खादों की खरीदारी करें तो प्रमाणित संस्थाओं से ही आपको खरीदारी करना चाहिए, और उसका आप चाहे तो टेस्ट भी कर सकते हैं। इसके ऊपर अगर आप वीडियो देखना चाहते हैं कि हम असली और नकली यूरिया की पहचान कैसे करें, या कोई दूसरी खाद हो गई DAP असली या नकली है, इसकी पहचान कैसे करें, अगर आप इन विषय पर भी वीडियो देखना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। हम आने वाले दिनों में इसके ऊपर विस्तार से आपको बताएँगे।
पाएंगे। तो अच्छी जगह से आपको खाद या बीज हो इसकी खरीदारी करनी चाहिए। आजकल मिलावट का दौर है, कहीं पे भी आपको आंख बंद करके भरोसा नहीं करना है। अच्छी जगह से ही आपको, प्रमाणित संस्था से ही आपको इन सभी कृषि सामग्रियों की खरीदारी करनी चाहिए। 10वां कारण है पुरानी या परंपरागत विधियाँ अपनाना। किसान साथियों, खासकर गांव देहात में यह समस्या ज़्यादा होती है, जहां पे अभी उतना अच्छे से शिक्षा उपलब्ध नहीं है या फिर अच्छे से कृषि तकनीक उपलब्ध नहीं है। वहाँ पे क्या होता है कि जो किसान भाई थोड़ा कम पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं कि हाँ, पुराने ज़माने में हम ऐसे डालते थे तो ज़्यादा काम करता था, ऐसे ही खादों का इस्तेमाल करते हैं। तो यह तरीका आपको नहीं अपनाना। अगर आप चाहते हैं कि आपको अपनी फसल में ज़्यादा उत्पादन मिले और खादें ज़्यादा काम करें, तो आपको स्मार्ट खेती अपनाना पड़ेगा। एक वैज्ञानिक तरीके से सभी चीज़ों का पालन करना पड़ेगा, तभी आप लागत कम कर पाएंगे, उत्पादन बढ़ा पाएंगे। अगर आप वही सोचते हैं कि हाँ, बालियाँ निकलने वाली है, यूरिया डाल दें, बालियाँ अच्छी आएंगी, ये सोच हमेशा गलत होती है किसान साथियों। यूरिया अगर बालियाँ निकलते समय डालते हैं तो बालियाँ हो सकती है जल्दी निकल आएँ, ऐसा मुमकिन है, लेकिन उससे होने वाला नुकसान के बारे में शायद ही आपको पता हो। आपकी फसल में बीमारी का अटैक होगा, आपके पौधे की हाइट बढ़ने से फसल गिरने की संभावना बढ़ जाती है। तो यूरिया एक निश्चित समय के अंदर ही आपको देना होता है। तो ये तो हमने 10 कारण आपको बताएं जिसकी वजह से यूरिया की उपलब्धता कहीं ना कहीं कम हो सकती है। मेरा प्रयास कैसा लगा आप कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, लेकिन अभी वीडियो ये ख़त्म नहीं हुई है। अभी हम जानेंगे आखिर धान में यूरिया हमें कब देना है और इसकी क्षमता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। किसान साथियों, धान के फसल में यूरिया कम से कम 3 बार डालिए। अधिकतम आप हल्की मिट्टी वाला खेत है तो 4, 5, 6 बार भी डाल सकते हैं। सबसे पहले कुल मात्रा के बारे में जानते हैं। कुल कितना यूरिया हमें धान में देना चाहिए। धान की फसल में संपूर्ण यूरिया 90 किलो से लेकर 120 किलो तक आपको देना होता है। 90 किलो धान की ऐसी वैरायटी जो जल्दी तैयार होती है तो 90 से 100 किलो डालिए। कोई मध्यम अवधि की वैरायटी है तो 100 से 110 किलो डालिए। कोई देर से तैयार होने वाली वैरायटी है तो 110 से 120 किलो आपको यूरिया खाद का इस्तेमाल करना होता है। यहाँ पे एक बात का ध्यान आपको यह भी देना है, हम ऐसी भी खादों का इस्तेमाल करते हैं जिसमें कुछ नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप डीएपी डालते हैं या एनपीके डालते हैं बुआई या रोपाई के समय, तो किसान साथियों यूरिया की मात्रा 15-20 किलो कम कर देना है, क्योंकि डीएपी में भी 18% नाइट्रोजन होता है। अगर आप कोई एनपीके डालते हैं, उदाहरण के लिए अगर आप 12-32-16 डालते हैं तो उसमें भी 12% नाइट्रोजन होता है। तो अगर आप कोई नाइट्रोजन वाली दूसरी खाद डालने वाले हैं तो उसके हिसाब से कुछ यूरिया की मात्रा भी कम हो जाएगी। लेकिन अगर आप सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करने वाले हैं तो संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो आपको देना होता है। अब 90 से 120 किलो आपको यूरिया देना है, लेकिन एक बार में नहीं देना है, इस बात का ध्यान देना है। चलिए अब समय के बारे में जान लेते हैं। किसान साथियों, अगर आप धान की रोपाई के समय डीएपी खाद का इस्तेमाल करते हैं या एनपीके 12-32-16 या कोई दूसरा एनपीके, चाहे 10-26-26 हो, चाहे 14-35-14 हो, चाहे 20-20-0-13 हो, चाहे कोई दूसरा एनपीके हो, अगर आप इन एनपीके का इस्तेमाल करते हैं तो आपको यूरिया रोपाई के समय नहीं देना चाहिए, क्योंकि रोपाई के समय बहुत ज़्यादा पानी होने से इसकी उपलब्धता थोड़ा कम हो सकती है। तो हम ऐसे तरीके बताएंगे जिससे इसका लाभ ज़्यादा मिले। तो डीएपी या एनपीके के साथ रोपाई करते हैं तो रोपाई के समय बिल्कुल भी आपको यूरिया नहीं देना है, क्योंकि इसमें कुछ नाइट्रोजन होता है जो शुरुआती अवस्था की पूर्ति के लिए काम करेगा। तब आपको पहली बार यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक रोपाई के बाद आपको देना होता है। कितना देना है? 15 से 20 किलो। अगर आप डीएपी या एनपीके 12-32-16 डालते हैं तो लगभग 15 से 20 किलो यूरिया पहली बार आपको इस्तेमाल करना है। यहाँ पे जो हम खाद की मात्रा बता रहे हैं आपको, वो पर एकड़ के हिसाब से, यानी 1 एकड़ में इतनी मात्रा आपको प्रयोग करना चाहिए। तो डीएपी और एनपीके के साथ आपको यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन पे पहली बार देना है और दूसरी बार 20 से 30 दिन पे देना है। कोई वैरायटी जल्दी तैयार होती है 20 दिन पे डाल लीजिए, मध्यम अवधि की है 25 दिन पे, देर से तैयार होती है तो 30 दिन पे दूसरी यूरिया लगभग आपको 30 से 40 किलो देना है। ऐसे ही अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो देना होता है। 50 दिन के बाद हम यूरिया नहीं डालेंगे। अब किसान साथियों, हमारे ऐसे भी बहुत सारे किसान साथी हैं जो सिंगल सुपर फास्फेट के साथ रोपाई करते हैं, तो उसके साथ कुछ दूसरा फार्मूला आप अपनाइए। अगर आप एसएसपी डालते हैं खाद तो रोपाई के समय यूरिया देना पड़ेगा, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बिल्कुल भी नहीं होता है और शुरुआत में भी नाइट्रोजन पौधे को
चाहिए होता है। तो रोपाई के समय एसएसपी के साथ आपको यूरिया 15 से 20 किलो देना है। उसके बाद दूसरी बार यूरिया 1 सप्ताह से 10 दिन तक 15 से 20 किलो डालिए। इसके बाद तीसरी बार यूरिया 20 दिन से लेकर 30 दिन तक लगभग 30 से 40 किलो डालिए और अंतिम यूरिया 40 से 50 दिन पे 30 से 40 किलो डालिए। यानी हमने एसएसपी के साथ 4 बार यूरिया बताई और डीएपी के साथ या एनपीके के साथ 3 बार आपको यूरिया कम से कम इस्तेमाल करना है। बहुत हल्की मिट्टी वाला खेत है तो ये मात्रा भी आप थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब कम अंतराल पे कम मात्रा आप डाल सकते हैं। संपूर्ण मात्रा 90 से 120 किलो ही आपको रखना चाहिए। तो यहाँ पे हमने यूरिया कब इस्तेमाल करना है इसके बारे में तो जान लिया। अब बात करते हैं बाई चांस, जैसा कि हमने आपको बताया था एक कारण कि अगर आप खेत में पानी भरा हुआ है तब यूरिया डालते हैं तो काम नहीं करता है, तो आप क्या कर सकते हैं। कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि हम खेत से पानी नहीं निकाल सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन के लिए आप नैनो यूरिया प्लस जो आई है उसका इस्तेमाल करिए, थोड़ा बढ़िया काम करती है। नैनो यूरिया की अपेक्षा नैनो यूरिया प्लस अच्छा काम करती है। लगभग 2 ml से 4 ml पर लीटर पानी के हिसाब से इसका आप स्प्रे विधि से प्रयोग कर सकते हैं। इससे भी आप नाइट्रोजन की पूर्ति कर पाएंगे। इसकी उपलब्धता 80 से 90% तक होती है, जबकि जो आप दानेदार यूरिया डालते हैं अधिकतम ये 40-45% ही काम करती है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अगर आप यूरिया की क्षमता बढ़ाना चाहते हैं तो जब आप दूसरी बार यूरिया डालते हैं तो साथ में आप सल्फ़र मिलाइए। सल्फ़र 90% वाला लगभग आपको मिलाना होता है 3 से 4 या 5 किलो तक, यानी 20, 25 या 30 दिन पे जब आप यूरिया डालते हैं तो इसके साथ सल्फ़र डालते हैं तो यूरिया की क्षमता बढ़ जाती है। नाइट्रोजन आपके पौधे को लंबे समय तक मिलता रहता है। तो किसान साथियों, यहाँ पे हमने ऐसे बहुत सारे तरीके बताए जिस तरीके का इस्तेमाल करके आप यूरिया अच्छे से प्रयोग कर सकते हैं, उसकी क्षमता बढ़ा सकते हैं। समय से खाद डालना चाहिए, ज़्यादा मात्रा में डालने से ज़्यादा फ़ायदा अगर आप सोचते हैं मिलता है तो आप गलत सोचते हैं। संतुलित मात्रा में सही समय पे खादों का इस्तेमाल करके आप ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं, ज़्यादा फ़ायदा ले सकते हैं। आज की मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और एसआरजी खेती चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करें। आप हमें कमेंट के माध्यम से यह भी बताएं कि आपकी धान की फसल रोपाई के बाद कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।